नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान अतीत की एक झलक में। और इस निःशुल्क चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं राजस्थान इतिहास की एक श्रृंखला। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने 12 जिले के उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं सुदूर बैठे हैं और जिले में आकर ऑफलाइन कोचिंग कर पाने में असमर्थ हैं, चाहे वो मेरे छोटे भाई हों या छोटे बहन हों, उनके लिए मैं राजस्थान के इतिहास की ये श्रृंखला लेकर आ रहा हूं। देखिए बच्चों, आज वर्तमान में हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल कंसेप्ट पर आधारित आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान के सामान्य ज्ञान को ट्रिकों के माध्यम से याद कर लें किसी भी विषय वस्तु को, तो मुझे नहीं लगता कि आप उन प्रश्नों को ठीक से कर पा रहे होंगे। इसके लिए हमें राजस्थान की सामान्य ज्ञान की उस हर विषय वस्तु को कंसेप्ट से समझना या उस पर चिंतन करने की बड़ी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के को लेकर मैं राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। और राजस्थान के इतिहास की इस पहली क्लास में बिल्कुल जीरो से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इस क्लास में आज हम राजस्थान के इतिहास की बात हम नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो से ये जो शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूँ राजस्थान, इस राजस्थान की ही बात मैं आपसे आज करने वाला हूँ कि किस प्रकार से राजस्थान शब्द हमारे सामने जो है ये किस प्रकार से अस्तित्व में आया, इसने कैसे अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। क्या प्राचीन काल में, चाहे वो काल वैदिक काल रहा हो या रामायण काल रहा हो या भगवान ईसा मसीह के समय के आसपास का समय रहा हो, उस समय भी क्या राजस्थान का ये जो नाम वर्तमान में हमारे सामने है, क्या उस प्राचीन काल में भी राजस्थान को किसी अन्य नाम से जाना जाता था? तो उस प्राचीन काल से लेकर आज वर्तमान तक के राजस्थान शब्द की इस यात्रा को लेकर मैं आपके सामने आज इस छोटी सी अपनी पहली क्लास में इसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान शब्द की इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज हम। तो देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है इसका नाम है राजस्थान शब्द का इतिहास। और दोस्तों, आज बात करेंगे हम राजस्थान शब्द की। और मैं उस समय की बात आपसे करने जा रहा हूं जिस समय अपने भारत में आर्यों का आगमन हुआ। और आर्यों के आगमन के समय अपना जो पूरा भारत है ये दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित था। एक भाग जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया और एक भाग जिसे ब्रह्मरथ खंड के नाम से जाना गया। तो हमें ये डिसाइड करना है कि राजस्थान उस प्राचीन काल में जब आर्यों का आगमन अपने भारत में हुआ, उस समय अपना राजस्थान या आर्यावर्त का एक भाग था या ब्रह्मरथ का एक भाग था। तो दोस्तों, उस प्राचीन काल में जब आर्यों का आगमन अपने भारत में हुआ, उस समय अपना राजस्थान ब्रह्मरथ खंड के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम जो अपने राजस्थान क्षेत्र के लिए आया है उस क्षेत्र का नाम है ब्रह्मरथ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, प्राचीन काल कह दें या इसे वैदिक काल कह दें, उस काल में अपने राजस्थान को जिस खंड के अंतर्गत रखा गया वो खंड था दोस्तों ब्रह्मरथ के नाम से जाना गया इसको, इस भूभाग को। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और अब मैं बात करने वाला हूं आपसे उस समय की जिस समय से आप सब अच्छी भली भांति से परिचित हैं। वो समय था भगवान राम का। और भगवान राम के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है उसे हम जानते हैं रामायण के नाम से। तो बात है उस समय की जब भारत में भगवान राम का जो समय रहा है उससे संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम रामायण है। और इस रामायण को लिखने वाले व्यक्ति हैं वाल्मीकि जी। अब यहां पर बात है कि क्या रामायण में अपने इस राजस्थान क्षेत्र का कहीं संदर्भ आया है, और आया है
तो राजस्थान के इस भूभाग का प्रसंग कहाँ पर आया है। तो दोस्तों, अपन ने कई बार रामायण के टीवी पर भी देखा है रामायण को, और उसमें हम देखते हैं कि भगवान राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ, और अयोध्या से भगवान राम भारत के उस सुदूर दक्षिणी हिस्से में भी गए। जिस समय उन्हें माता सीता की खोज के लिए लंका जाना था, तब वो सीधे अपने भारत के दक्षिणतम हिस्से में पहुंचे, और उसके पश्चात किस प्रकार से उन्होंने समुद्र में पुल बनाकर लंका की चढ़ाई की थी। तो उस लंका की चढ़ाई या उस समुद्र के पुल के बनने से ठीक पहले एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग को मैं आपके सामने रख रहा हूं, और कहीं ना कहीं आपने इस प्रसंग को देखा भी होगा कि जब समुद्र देवता भगवान राम के बड़े अनुनय विनय करने के पश्चात भी रास्ता नहीं दे रहे थे पुल बनाने के लिए, या उनकी सेना को लंका तक जाने के लिए जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, तब भगवान राम ने क्रोधित होकर अपने तरकस में से एक तीर निकाला और अनुसंधान किया उस तीर का। और जब संधान किया, तब उन्होंने ये प्रण किया कि आज मैं इस समुद्र को सुखो दूंगा। तब कहते हैं कि समुद्र देवता बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं। और जब समुद्र देवता बाहर निकले, तब उन्होंने भगवान राम से विनय या निवेदन किया, बड़े ही विनती पूर्वक, और उन्होंने कहा कि यदि आपने इस तीर के माध्यम से इस पूरे समुद्र को सुखो दिया, तो मेरे साथ न जाने कितने असंख्य जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वो कहीं ना कहीं मर जाएंगे, उनका सर्वनाश हो जाएगा। तब उन्होंने उपाय बताया। अपन जानते हैं कि किस प्रकार से नल नील के माध्यम से भगवान राम ने समुद्र सेतु का निर्माण किया, और कैसे भगवान राम की जो पूरी सेना थी वो लंका जाती है समुद्र से होकर, उस पुल से होकर। तो लेकिन दोस्तों, वो जो तीर निकाला था भगवान राम ने उस समुद्र को सुखाने के लिए, तब यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग आता है। भगवान राम समुद्र से कहते हैं, इस तीर को मैंने निकाल तो लिया है, लेकिन अब इस तीर का संधान मैं कर चुका हूं। इस तीर का मेरे वापस तरकस में जाना नामुमकिन है, असंभव है, और मुझे इस तीर को कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तब समुद्र देवता ने उन्हें उस तीर को छोड़ने के लिए जिस स्थान को बताया, वो स्थान था दोस्तों अपना राजस्थान वाला ये जो भूभाग है, जिसे उन्होंने नाम दिया वाल्मीकि ने अपनी इस रामायण में। वो नाम है दोस्तों मरुकांता। तो देखिए, यहाँ पर रामायण काल की यदि मैं बात करूं, तो इस छोटे से प्रसंग में अपने राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ वो शब्द है मरुकांता। और आप जब राजस्थान का भूगोल हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि कभी राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में, राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में कभी एक महासागर हुआ करता था, इसका नाम है टेथिस महासागर। और समुद्र देवता ने उस तीर को छोड़ने के लिए जिस ओर इशारा किया, वो तीर आकर गिरा कहां पर, इस टेथिस महासागर में। और चूंकि अपन जानते हैं कि वो जो तीर था, इसको केवल निकाला इसीलिए गया था कि वो समुद्र को सुखो दे, तो उसको कार्य भी यही करना था। और जब वो तीर आकर यहाँ पर गिरा, तो कहते हैं कि ये टेथिस महासागर जो कभी यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, वो उस तीर के लगने के कारण सूख जाता है, और ये टेथिस महासागर बदल गया रेगिस्तान। इसमें बदल गया दोस्तों, रेगिस्तान में बदल गया था। अब राजस्थान के भूगोल की दृष्टि से यदि मैं बात करूं, तो आप सब पढ़ते ही हैं कि किस प्रकार से भूगर्भिक हलचलें हुई, और उन भूगर्भिक हलचलों के कारण ये जो टेथिस महासागर कभी इस क्षेत्र में था, वो बदल गया किसमें बताओ, रेगिस्तान में। अगर भूगोल की दृष्टि से देखा जाए, तो भूगर्भिक हलचलों के कारण इससे ये जो टेथिस महासागर था उस प्राचीन काल में वो रेगिस्तान में बदल गया था। लेकिन यदि आप इसी बात को ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम पढ़ने का प्रयास करें, और यदि रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, इसके प्रसंग के माध्यम से यदि हम देखें, तो हम पाते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और हम पाते हैं कि भगवान राम का वो जो तीर था
वो तीर आकर यहाँ पर गिरा, इसकी वजह से महासागर किसमें बदल गया, रेगिस्तान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात में ऐतिहासिक कर रहा हूं। ठीक है, और इस रामायण में अपने राजस्थान क्षेत्र के लिए जो शब्द नजर आया वो है मरुकांता, यानी कि रामायण काल में अपने राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जाना गया दोस्तों। ठीक है, बात आगे करते हैं अपन। समय की गति आगे बढ़ी और आगे समय आया, लगभग मैं बात करने जा रहा हूं 778 ईस्वी की। ठीक है, रामायण काल से लेकर इस समय तक अपने इस राजस्थान वाले भूभाग को मरुकांतार के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं 778 ईस्वी की, और इस समय एक ग्रंथ की रचना हुई दोस्तों। इस ग्रंथ का नाम है कुवलय माला। कुवलय माला नाम का एक ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ को लिखने वाले व्यक्ति थे उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी के द्वारा ग्रंथ लिखा गया दोस्तों कुवलय माला। ये जो उद्योतन सूरी हैं, नाम के पीछे चूंकि अपन देख रहे हैं कि सूरी लगा हुआ है, तो जैन समुदाय से संबंधित व्यक्ति थे जो अपने राजस्थान के एक जिला है अपना, जिसको हम जालोर के नाम से जानते हैं। उस जालोर में एक स्थान है भीनमाल, और ये भीनमाल उद्योतन सूरी की तपोस्थली हुआ करती थी उस समय, और यहीं पर रहकर 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने ग्रंथ की रचना की, जिसको कुवलय माला कहा जाता है। आगे राजस्थान के अध्ययन में हम पढ़ेंगे कि भीनमाल कभी संतों की तपोस्थली रहा और बड़े बड़े विद्वान इस भीनमाल से निकले हैं। इसी भीनमाल में व्यक्ति हुए उद्योतन सूरी, इनका कार्य लगभग जो समय है 778 ईस्वी के समय, इस समय अपने इस भीनमाल में एक राजा हुआ करते थे, इनका नाम है वत्सराज प्रतिहार। तो मैं आपसे बात करूं, आगे चर्चा होगी प्रतिहार राजवंश की भी। तो ये अभी केवल इतना सा हम समझ लें कि भीनमाल में एक संत हुए जिनका नाम है उद्योतन सूरी, और इन उद्योतन सूरी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुवलय माला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों। इस ये जो समय अवधि आपको दिख रही है 778 ईस्वी के आसपास का जो समय है अपने राजस्थान का, इस समय के इतिहास को जानने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। इसका नाम है कुवलय माला, और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि कुवलय माला नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो आपको आंसर देना है उद्योतन सूरी, और इनका संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से रहा है, तो आपको ध्यान रखना है वो क्षेत्र है आपका भीनमाल। और ये भीनमाल कौन से जिले में आता है, तो आपको ध्यान रखना है जालोर जिले में। ठीक है, और हम आगे भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर उद्योतन सूरी जैसे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं यहाँ पर, और अन्य भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन में हम आगे चर्चा करने वाले हैं इन सब की। और इस समय अपने भीनमाल में जिस राजा का राज था, उस व्यक्ति का नाम है वत्सराज प्रतिहार, जो प्रतिहार वंश के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। तो इस उद्योतन सूरी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में वर्णन आता है राजस्थान के क्षेत्र के लिए, और इस क्षेत्र को नाम दिया गया है इस ग्रंथ में। और इस क्षेत्र को नाम क्या दिया गया है दोस्तों, मरु क्षेत्र इस क्षेत्र को कहा गया है। तो मरु क्षेत्र नाम देने वाले व्यक्ति कौन है राजस्थान को, वो व्यक्ति है उद्योतन सूरी। या ये पूछ ले कि राजस्थान शब्द का जो नाम है मरु क्षेत्र, ये मरु क्षेत्र का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो आपको आंसर देना है कुवलय माला ग्रंथ। समय आगे बढ़ा दोस्तों, और कहीं ना कहीं अपने राजस्थान के लिए हमने सुना है कि एक शब्द जो जिससे हम सब परिचित हैं, उस शब्द का नाम है मारवाड़। कभी अपने राजस्थान के इस भूभाग के लिए मारवाड़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो मैं बात करने वाला हूं आपको कि वो व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले अपने ग्रंथ में इस राजस्थान के इस भूभाग के लिए मारवाड़ शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों चलते हैं हम, लगभग 16वीं शताब्दी की बात है।
समय आगे बढ़ा और 16वीं शताब्दी में अपने भारत के एक महान राजा हुए, इनका नाम है सम्राट अकबर। और इसी अकबर के दरबार में एक विद्वान रहा करते थे दोस्तों, जिनका नाम था अबुल फजल। और इसी अबुल फजल के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, अकबर की उपलब्धियों का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है, अकबरनामा, अकबर के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ है। इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं अबुल फजल। अबुल फजल जो दरबारी हैं अकबर के, और लगभग 16वीं शताब्दी में अकबर ने अपने भारत पर राज किया है। इस अकबरनामा ग्रंथ में पहली बार अपने राजस्थान क्षेत्र के लिए अबुल फजल ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द है मारवाड़। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मारवाड़ शब्द का प्रयोग कौन से ग्रंथ में हुआ, तो आप पाएंगे अकबरनामा। इस ग्रंथ का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अबुल फजल। ठीक है, और धीरे धीरे 16वीं शताब्दी तक आते आते अपने राजस्थान शब्द का नाम या राजस्थान क्षेत्र का नाम क्या हो गया दोस्तों, मारवाड़ कहा जाने लगा राजस्थान को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, लगभग बात है 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी के समय की बात है, और ये वो समय है दोस्तों अपने राजस्थान में। हम सब जानते हैं कि अपने भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, और ये आगमन लगभग 16वीं शताब्दी में हुआ था। 1600 ईस्वी के समय अपने अंग्रेजों ने ग्रेट ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना की थी दोस्तों, जिसका नाम आप सब जानते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस कंपनी के माध्यम से अपने भारत में अंग्रेज व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार के स्थान पर अपने भारत में राज करने का निर्णय लिया। और ये समय आते आते अंग्रेज अपने पूरे भारत पर छा गए थे। उस समय देखो, एक अंग्रेज आयरलैंड से चला। अब हम सब जानते हैं कि अंग्रेज जो थे उस समय केवल व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, या बाद में धीरे धीरे यूं कहे कि उन्होंने अपने इस व्यापार वाले इस विचार को त्याग कर यहाँ पर राज करने का निर्णय लिया। तब बहुत से अंग्रेज ऐसे भी थे जो केवल यहाँ पर पैसा कमाने के माध्यम से ये आए थे। उन व्यक्तियों में से यदि मैं नाम लूं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। तो देखो 18वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ, इसका नाम है जॉर्ज थॉमस, और इसका केवल एक ही उद्देश्य था अपने भारत में आने का, कि वो जितना भारत से पैसा कमा सकता था वो कमाने के उद्देश्य से वो अपने भारत में आया। और कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त सेनापति हुआ करता था, बड़ा ही तगड़ा लड़ाका था। और जब ये अपने भारत में आया तब इसने देखा कि अपने उत्तर भारत में उस समय जिस वंश का आतंक छाया हुआ था, या यूं कहने कि अपने पूरे उत्तर भारत के जितने भी राजा थे उस समय इस वंश से बहुत अधिक परेशान थे, बहुत ज्यादा त्रस्त थे। वो जाति थी या वो वंश था मराठा। ठीक है, और ये जो समय आपके सामने है 18वीं शताब्दी का लगभग, या यूं मैं कहूं कि बात में आपसे कर रहा हूं 1800 ईस्वी की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने का समय था। 1800 ईस्वी के समय लगभग जॉर्ज थॉमस अपने राजस्थान के इस हिस्से में कभी आए थे। तो मैं इस जॉर्ज थॉमस के बारे में ही आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। एक सेनापति के रूप में इसका उद्देश्य अपने भारत में केवल पैसा कमाना था, और बड़े ही अच्छे लड़ाका हुआ करते थे जॉर्ज थॉमस। जब इसने अपने भारत में आकर देखा कि इस भारत में इस समय उत्तर भारत में मराठा छाए हुए थे, तब इसने मराठाओं के नेतृत्व में लड़ना भारत में स्वीकार किया। और एक समय ऐसा भी आया जब जॉर्ज थॉमस मराठाओं के सेनापति बनकर इनके लिए किराए से लड़ा करते थे। कई कहते हैं कि किराए के सेनापति के रूप में कभी मराठाओं के लिए लड़े जॉर्ज थॉमस। और
लगभग इस समय जॉर्ज थॉमस का आगमन हुआ अपने राजस्थान में। इस राजस्थान में जब जॉर्ज थॉमस आए तब समय है दोस्तों 1800 ईस्वी, और जॉर्ज थॉमस उस समय अपने राजस्थान के जिस हिस्से में आए उस स्थान का नाम है जयपुर। और जब पहली बार जॉर्ज थॉमस ने जयपुर में आकर देखा तब इन्होंने अपने राजपुताना में पहली बार कदम रखा था। और जब इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर राजाओं का राज था और जो जाति मेन रूप से राजस्थान में राज करती थी वो जाति थी दोस्तों राजपूत। और राजाओं के इस राज को देखकर और राजपूत जाति के बारे में सुनकर सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने अपने राजस्थान क्षेत्र के लिए इस 1800 ईस्वी में जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द था दोस्तों राजपुताना। तो ये समय आते आते हम देखते हैं कि अपने राजस्थान का नाम, जिस नाम से जाना गया अपने राजस्थान को, वो नाम था राजपुताना। और आपसे पूछे यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपको आंसर क्या देना है? जॉर्ज थॉमस। यदि आपसे समय पूछा जाए कि कौन से वर्ष में इस क्षेत्र को राजपुताना कहकर संबोधित किया गया, तो ऐसा वो जो समय है वो समय है दोस्तों 1800 ईस्वी, और इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं जॉर्ज थॉमस। तो देखिए 1800 ईस्वी के समय लगभग अपने राजस्थान के इस भूभाग को राजपुताना के नाम से जाना गया। समय आगे बढ़ा दोस्तों, और यहां पर मैं बात करूं कि अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तब आपका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस। और यदि आपसे समय पूछा जाए तो वो समय था दोस्तों 1800 ईस्वी। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इस राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया, तो देखो जब जॉर्ज थॉमस अपने जयपुर में आए तब इनके एक साथी हुआ करते थे इनके साथ, जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। और इन्होंने उसी विलियम फ्रैंकलिन से इस क्षेत्र के लिए केवल मौखिक रूप से इस क्षेत्र को क्या कहकर पुकारा? राजपुताना कहकर पुकारा। इसलिए हम यहाँ पर ये जान पाते हैं कि सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। लेकिन बाद में जॉर्ज थॉमस के बाद विलियम फ्रैंकलिन नाम का जो इनका एक सहयोगी था, उस विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी दोस्तों। विलियम फ्रैंकलिन की मैं बात कर रहा हूं, जो साथी हुआ करते थे जॉर्ज थॉमस के। और इस विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम मिलता है दोस्तों द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अपने इसी साथी के लिए किताब लिखी विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में। इसका नाम है दोस्तों द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इसी पुस्तक में पहली बार विलियम फ्रैंकलिन ने राजपुताना शब्द का लिखित प्रयोग किया। तब अब यहां पर देखो दो प्रकार के प्रश्न अपने सामने बनकर आते हैं। प्रश्न अगर पूछे कि सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तब आपका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस। और यदि आपसे पूछे कि सर्वप्रथम लिखित रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तब आपको आंसर देना है विलियम फ्रैंकलिन। कब किया, तो आपका आंसर होगा 1805 ईस्वी। और कौन सी ग्रंथ या कौन सी किताब में किया गया है, तब आपको आंसर देना है। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस प्रकार से 1805 में इस क्षेत्र को राजपुताना कहकर पुकारा जाने लगा। समय आगे बढ़ा दोस्तों, और बात कर रहा हूं मैं अब आपसे 1829 ईस्वी की। और एक अंग्रेज अधिकारी अपने राजस्थान में फिर आए तो पॉलिटिकल एजेंट बनकर थे। और लेकिन उन्होंने जब इस राजस्थान या राजपुताना वाले भूभाग को देखा
जब यहाँ की संस्कृति और इतिहास से वो परिचित हुए और उनका इतना मन लग गया अपने राजस्थान में कि वो जिस कार्य के लिए अपने राजस्थान में आए थे उस कार्य को भूलकर वो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को जानने में इतनी रुचि लेने लगे कि उन्होंने राजस्थान के इस पूरे भूभाग में घूम घूम कर राजस्थान से न जाने कितनी सामग्रियाँ, न जाने कितने अभिलेख, न जाने कितने ग्रंथ और उनके द्वारा जो भी यहाँ पर सुना गया उन सबको इकट्ठा करने के पश्चात उस व्यक्ति ने अपने राजस्थान के इतिहास को लिख डाला। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड और ये वही व्यक्ति हैं जिनको हम जानते हैं राजस्थान के इतिहास के पिता के रूप में। इसी कर्नल जेम्स टोड जी के द्वारा 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई दोस्तों, इसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो प्रकाशित हुई थी 1829 ईस्वी में और लिखने वाले व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टोड। इन कर्नल जेम्स टोड की का पूरा एक टॉपिक मैं आपके लिए अगली क्लास में लेकर आऊंगा। बस यहाँ पर अपन को इतनी सी चर्चा करनी है। अपन केवल पढ़ रहे हैं राजस्थान शब्द की यात्रा को और इस राजस्थान को नाम देने वाले यदि कोई व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टोड। ये कहाँ से आए थे, इन्होंने अपने राजस्थान में रहकर क्या क्या किया, इन सारी चीजों को हम अगली क्लास में मैं पूरा टॉपिक लेकर आने वाला हूं आपके लिए कर्नल जेम्स टोड के लिए। और बस यहाँ पर आपको इतना सा समझना है कि कर्नल जेम्स टोड कभी अपने राजस्थान के इस भूभाग में आए 1829 में। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार इस क्षेत्र के लिए रजवाड़ा, एक नाम और मिलता है दोस्तों, इसका नाम है रायथान और कहीं कहीं पर कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस क्षेत्र को राजस्थान के नामों से संबोधित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया और वो प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं कौन, कर्नल जेम्स टोड। इसको राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता भी कहते हैं राजस्थान इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार लगभग 1829 ईस्वी के समय इस क्षेत्र को राजस्थान के नाम से जाना गया। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से ठीक पहले हमें राजस्थान के इतिहास के पिता के बारे में और पढ़ना है दोस्तों। अगली क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं कर्नल जेम्स टोड के लिए। तब तक जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं कल अगली क्लास में।